राजस्थान बोर्ड की कक्षा 6 की किताब जो हमारा राजस्थान है उसके 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब आगे के 3 चैप्टर इस वीडियो में देखेंगे। कृपया क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। देखते हैं चौथा चैप्टर कौन सा है। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरोकार का क्या स्वरूप था और राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में अपन इस चैनल में इस अध्याय में या इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। निकालो फटाफट। देखो, हमने इतिहास जानने के सोर्स के बारे में भी जाना था, मुद्राओं के बारे में जाना था, बर्तन और कलाकृति ताम्रपत्र के बारे में जाना था, साहित्यिक सोर्स क्या होते हैं उनके बारे में जाना था। अब अपन राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल कहाँ पर मिले हैं? उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक मिले हैं। इसमें मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। सभ्यता की शुरुआत कब होती है? जब एक व्यक्ति अनेक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। मतलब अनेक व्यक्ति एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं तो सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे हुए हैं। कौन कौन से हैं तो आगे पढ़ेंगे। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्य से आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख होते हैं। जबकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है। अतः प्रारंभिक युग को कौन सा युग कहा जाता है? प्रस्तर युग यानी पत्थर युग। प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता था? जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए थे प्रस्तर युग में। राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीर, बेरच और चंबल नदियों की पाटियों और शिलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल था, उसके पश्चात लोहा युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए। धातु में भी सर्वप्रथम तांबे का उपकरण प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहार आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं राजस्थान के सभ्यता के प्राचीनतम केंद्र कौन कौन से हैं। पीलीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बड़ा पोल भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। रंगमहल भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सोनारी कहाँ है? झुंझुनू में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में, कांतली नदी के किनारे। बेराट सभ्यता ये कोटपुतली बहरौन में चली गई, पहले जयपुर में थी। बर कहाँ पर है? भरतपुर में। और टोंक में कौन सी सभ्यता है? रेड, जहाँ पर लोहे के भंडार मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। नगर कहाँ पर है? टोंक में। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। आहार कहाँ पर? उदयपुर बेरज नदी किनारे। किलुंड कहाँ पर है? राजसमंद में। बागोर भीलवाड़ा में। तिलवाड़ा बाड़मेर। जो कि बागोर हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। चौथी सभ्यता कहाँ की है? बीकानेर की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता राजस्थान की सभ्यता के प्राचीन केंद्र ये इसमें कालीबंगा का अध्ययन करते हैं। कालीबंगा प्राचीनतम है। राजस्थान में दृश्वदत्ती जिसे घग्गर नदी और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी। अमलानंद घोष ने कब की थी? 1952 में। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल
बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ सिंधु सभ्यता काल का क्या मिला है? एक नगर मिला है जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया जाता है। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी होती थी। लकड़ी व ईंटों की नालियाँ कहाँ पर बनी होती थी? तो कालीबंगा में। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं। कहाँ पर? कालीबंगा में, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। अग्निकुंड वेदिकाएं कितनी थी? 7। संभवतः यह धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती हैं। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं उपकरण है। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल भटके पड़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। अब पढ़ते हैं आगाटपुर या आहर। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बहरच नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। मतलब उदयपुर के जो पूर्वी भाग में स्थित हैं आहड़ बहरच नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धूलकोट। यह बस्ती पहले ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? आहड़ सभ्यता। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा हो। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर नाम से जाना जाने लगा। कब? 10वीं और 11वीं शताब्दी में आगाटपुर नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों में मिट्टी से बनी होती थी, क्योंकि वहाँ कालीबंगा की जो मकानों की दीवारें किससे बनी थी? लकड़ी और ईंटों से। यहाँ पर पत्थरों एवं मिट्टी से, जिनकी छत पर बांस और केलू से बनी होती थी। जिनकी छत किससे बनी होती थी? बांस और केलू से बनी होती थी। कहाँ पर? आहड़ में। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों यानी ओवरों में विभाजित किया जाता था। ओवरा जो विशेषता है किस सभ्यता की? तो आहड़ सभ्यता की। मकानों में 4 चूल्हे होते थे। मरण मूर्ति भी आहड़ संग्रहालय में स्थित है। तांबे का पात्र, तांबे का कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की चूड़ी आहड़ सभ्यता से आहड़ संग्रहालय में स्थित है। 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य होते हैं। मतलब संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य क्यों हैं? क्योंकि आहड़ सभ्यता से 4 से 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। उच्च कोटि के चावल कहाँ उत्पादित होते थे? आहड़ सभ्यता में। भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ पर प्राप्त हुआ है? आहड़ में। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। बर्तन बनाने की कला में कौन दक्ष थे? आहड़वासी। तांबा कहाँ पिघलाया जाता है? आहड़ में। यहाँ मिले लाल भूरे मर्दबान हाथ की सफाई। लाल भूरे मर्दबान कहाँ से मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता से। हाथ की सफाई और अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट इसका ही नाम था आहड़ सभ्यता का, जो 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म की मणिये, 6 तांबे की मूर्तियाँ, 3 मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई हो। आहड़ सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ? प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुआ है। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। इधर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। गिलुंड व भगवानपुरा किस सभ्यता के स्थल है? तो आहड़ के स्थल है। बालाथल सभ्यता। बालाथल कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? आहड़ से। आहड़ से और कौन सी है? भगवानपुरा है, गिलुंड है। गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है। भगवानपुरा कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। यहाँ बालाथल में वल्लभनगर तहसील में
मिली हैं उदयपुर जिले में। इसमें 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। 11 कमरों के बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह किससे प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन। गले के हार की लटकन किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीट में, एसआई में, पटवारी में, वीडियो में, आरएस प्री में, कुछ में, किसी भी एग्जाम में, राजस्थान के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आदि आभूषण मिले हैं। कौन कौन से? गले के हार की लटकन है, कर्णफूल है, छेनी, बाण, कुल्हाड़ी, तांबे में चाकू। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो बालाथल में। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। किस सभ्यता में? बालाथल में। कृषि, पशुपालन और शिकार। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बुना हुआ वस्त्र दो जगह से प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से? बालाथल और बेराट सभ्यता से। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी कहाँ से मिले हैं? बालाथल से। और जगह से भी मिले हैं, लेकिन मुख्यतः लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह बालाथल से मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से प्राचीन मुहर मिली हैं। सीकर जिले में नीम के थाना तहसील में गणेश्वर के से एक विशेष संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ताम्र संचय संस्कृति किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। जबकि ताम्र नगरी संस्कृति, ताम्रवती नगरी सभ्यता किसे कहा जाता है? आहार सभ्यता को। जबकि ताम्र संचय संस्कृति गणेश्वर सभ्यता को है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गंगा घाटी के क्षेत्र एवं पूर्वी राजस्थान में पल्लवित हुई। गणेश्वर सीकर में स्थित है। नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे हैं। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण है क्षेत्रीय ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। क्षेत्रीय ताम्र भंडार की निकटता के कारण यहाँ पर तांबे के उपकरण ज़्यादा मिले हैं। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता से। उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि कहाँ से प्राप्त हुई हैं? गणेश्वर सभ्यता से। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्रपिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। मतलब यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से दोहरी पेचदारी सिरावली जो ताम्रपीने मिलती थी, उनसे ऐसा पता लगता है कि पश्चिमी तथा मध्य एशिया में इनका निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से बर्तन मिले हैं? तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। हड़प्पा से भी पूर्व संस्कृति हैं, उसके हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। लाल चिकनी मिट्टी की विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। किससे? गणेश्वर सभ्यता से। आहार एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय। लोहकालीन सभ्यताएं हैं बेराट है, सांबर, बागोर, रेड इत्यादि में लोहकाल के सभ्यताओं के विवरण उल्लेखनीय है। आगे बढ़ते हैं। बेराट सभ्यता। बेराट से अशोक का बेराट से प्राप्त शिलालेख है। बेराट कहाँ पर है? जयपुर। अब वर्तमान में कोटपुतली बहरौल जिले में स्थित है। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजे की पहाड़ी भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भीम डूंगरी और बीजे की पहाड़ी पुरातत्व दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए हैं। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भाबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मठ के अवशेष और अशोक के 2 स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली। कितने? 36 चांदी की मुद्राएं मिली। सोने की नहीं है, चांदी की मुद्राएं मिली हैं। और इसमें जिनमें से 8 तो पंचमार्क सिक्के मिले हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। 28 तो भारतीय यूनानी शासकों की है और 8 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेराट से। पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी मिला है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से। दीपक कहाँ से प्राप्त है? बेराट से। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बुना हुआ वस्त्र बालाचल से प्राप्त हुआ है और बेराट से प्राप्त हुआ है, दोनों से प्राप्त हुआ है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में इन सभी स्थलों के अलावा भी राजस्थान में अनेक सभ्यताएं हैं। जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के में भागौर, ओजियाना भी भीलवाड़ा जिले में, जयपुर जिले में सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में नगर, रेड, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नोहर, झालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता कहाँ पर है? राजसमंद। पचमता सभ्यता कहाँ पर? राजसमंद में। ये जिले याद रखने हैं। भीनमाल कहाँ पर है? झालोर में। नोह कहाँ पर है? भरतपुर में। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में। रेड नगर कहाँ पर है? टोंक जिले में स्थित है। सांबर और जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर जिले में। ओजियाना और बागौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। गिल्लोन भी राजसमंद जिले में। आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहकालीन संस्कृति को प्रकट करते हैं। बेराट से बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगला है आज़ादी से पूर्व। ये इतिहास की बातें तो हो गई। अपन अब चलते हैं आज़ादी से पूर्व सरकार का क्या स्वरूप था। अलग अलग चैप्टर हैं इसमें, इसलिए अपन क्लास रोकते नहीं हैं, क्योंकि पूरी किताब पढ़नी है अपन को, इसी प्रकार चलना है। और किताब पढ़ेंगे तो ज़्यादा मतलब अपना दिमाग कवर करेगा चीज़ें। इसलिए आज़ादी से पूर्व सरकार का गठन पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 शुरू से पढ़ देते हैं। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बुने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और इसे पुराने किले देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया कि इस किले में ऐसा क्या है जो देखने आए? माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गाँव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न किया। वो वापस प्रश्न कर रही है कि ये जागीरदार कौन थे? जागीरदारों के बारे में क्या है? जागीरदार कौन थे? अब वह कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही हमारी गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती, उनसे पहले घर आ गया। वह उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते हैं? ये अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। इस चैप्टर में अपन जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, मध्यकालीन राजस्थान में किस प्रकार जागीरदारी व्यवस्था पनपी और किस प्रकार इनका उपयोग किया गया, गांव ग्रामीण क्षेत्र में जागीरदार प्रथा क्या थी, उसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? राजा। शासक का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप कैसा होता था? तो राजस्थान की विभिन्न राज्यों में सिसोदिया कहाँ पर थे? मेवाड़ में। राठौड़ कहाँ पर थे? मारवाड़ में। कछवा कहाँ पर थे? जयपुर में ढूंढाड़ में। चौहान सांबर में। अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान शासक राज्य करते थे। यह अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा होते थे, मंत्री होते थे, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी होते थे। अब राजा कौन था? तो राजा क्या करता था? राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। उसमें जो मध्यकालीन जो राजस्थान है उसमें राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों या मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। मंत्री कौन होते थे? जिस प्रकार वर्तमान सरकारों में मंत्री और राजा मतलब प्रधानमंत्री को मान सकते हैं या राष्ट्रपति को मान सकते हैं होते हैं, उसी प्रकार मध्यकालीन राजस्थान में भी मंत्री हुआ करते थे। राजा अपने शासन कार्य में सहायता
ये तो मंत्रियों की नियुक्ति करते थे, प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। उसमें क्या कहते हैं, प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राज कार्य भी की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। बख्शी बख्शी कौन होते थे, तो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती थी, बख्शी की होती थी। क्या कहलाते हैं, बख्शी। बख्शी कौन था, सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्य की जिम्मेदारी वाला व्यक्ति बख्शी कहलाता था। खजांची खजांची कौन होते थे, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित करना, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित करना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। परगना अधिकारी क्या होते थे, राज्य परगनों में विभाजित था तब परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। राज्य जो परगनों में विभाजित था, विभिन्न परगने थे तब परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, परगना अधिकारी की। ग्राम, जो राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होती थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानते हैं। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। एक व्यवस्थित राज्य बनाना है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान को भी प्रशासनिक रूप से संतुलित रहना है, तो उसमें भी एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। मतलब एक राजा के 4 भाई हैं, 4 बेटे हैं, 4 बेटे में से बड़े बेटे को तो राजा घोषित किया जाता था और 3 बचे हुए जो बेटे थे उनको जागीरदारी संभाला दी जाती थी। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन करना था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिक्षक ने शिक्षक से पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी बताइए। अध्यापक जी ने कहा मैं आपको इसका प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब से होता है। तो जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसकी विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। मतलब 7वीं शताब्दी से ये देखने को मिलने शुरू हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई थी। उसमें राजस्थान में वर्तमान आज़ादी से पूर्व 19 रियासतें थी टोटल, 3 ठिकाने थे, एक मुस्लिम रियासत भी थी। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता था, तो राजस्थान में रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदारों के संबंध में स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। ये तो कहाँ पर होते थे, ब्रिटेन में, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित कहाँ पर होते थे, राजस्थान में, जबकि स्वामी और सेवक के संबंध कहाँ पर होते थे, ब्रिटेन में। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, मुगल काल जब आए, मुगलों का शासन लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए, उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, कर भी देने लग गए थे, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। अध्यापक ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझा दिया। फिर क्या था अंग्रेजों के शासन में, क्या थी उनकी प्रशासनिक स्वरूप, तो अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेज राज्य की स्थापना के समय साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में से बना हुआ था। ब्रिटिश कालीन भारत
केंद्र शासित प्रदेशों से और 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर होते थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। फिर डायरेक्ट ब्रिटेन की क्राउन का साम्राज्य आ जाता है। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो भी लॉर्ड कैनिंग था, और प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। इसमें से महत्वपूर्ण है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। पहले विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत इसे लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। मतलब संघीय कार्यपालिका द्वारा इसके कानून बनाए जाने लगे। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में आम चुनाव हुआ। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने राजस्थान में? टीकाराम पालीवाल। 1952 में विधानसभा चुनाव हुआ प्रथम बार। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री। सेना को वेतन देना था, सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बताइए आंसर इसका। बख्शी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन कर लेना। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब अपन अध्ययन करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। चैप्टर नंबर 6। पिछले अध्यायों में हमने राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का जो पश्चिमी भाग है वो कैसा है? मरुस्थल है। दक्षिणी पूर्वी भाग कैसा है? पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भौतिक भागों में। फर्स्ट कौन सा है? थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूरी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। थार मरुस्थल के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 1, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। ये जिले याद मत रखना कि लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। जिले लगभग 14 से 16 हो गए होंगे। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनघनत्व है। इस मरुस्थल का पशु घनत्व भी सर्वाधिक है। वर्षा भी सर्वाधिक होती है। यहाँ पर खनिज विविधता भी सर्वाधिक है। वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट दिए जा सकते हैं कि 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में अधिक जनघनत्व रखता है। पशु घनत्व अधिक है इसका। वर्षा अधिक होती है इस पर। खनिज विविधता भी है। वनस्पति है, कृषि, सिंचाई के साधन है, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित जो रेतीले मरुस्थलीय भाग हैं उसको भारतीय महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी व रेत के टीले मिलते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं। इन्हें बालू का स्तूप स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्धमरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतःप्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। मतलब थार के मरुस्थल को 4-5 भागों में बांटा गया है, जिसमें मरुभूमि है, घग्गर का मैदानी भाग है, अर्धमरुस्थलीय भाग है, नागौर की उच्च भूमि है, अंतःप्रवाही मैदान प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब पढ़ते हैं अरावली प्रदेश।
अरावली प्रदेश राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। कितने प्रतिशत भाग में? 9%। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेर ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर तक विस्तृत है। दक्षिण के गुजरात के खेर ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर तक विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है और राजस्थान अरावली की सबसे उच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन भी प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती हैं, मरुस्थल के प्रसार को रोकती हैं। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान है। राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं उनका उद्गम भी अरावली पर्वतमाला है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, वन्य जीव हैं, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करता है। यह वर्षा में भी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं कारण से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश के मानचित्र में देखते हैं। गग्गर का मैदान जो किसका भाग है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। ये भाग है, ये शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें नागौर उच्चभूमि, शेखावटी अंतर प्रभावित प्रदेश, घग्गर का मैदान और नागौर उच्चभूमि में बांटा गया। शेखावटी अंतर्भूमि अंतर प्रभावित प्रदेश घोड़वार प्रदेश में क्षेत्र में बांटा गया है। अरावली प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा जाता है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली की पहाड़ी पर। माही मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र माही मैदान कहलाता है। लूनी बेसिन अरावली के पूर्वी पश्चिमी भाग पर स्थित है। चंबल का मैदान, हाड़ौती का पठार, विंध्यन कगार आदि राजस्थान की विशेषताएं हैं। पूर्वी मैदान राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। पूर्वी मैदान राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग किससे निर्मित है? चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। ये मैदान राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर? 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि बेड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेड लैंड टोपोग्राफी के नाम से किस नदी बेसिन को जाना जाता है? तो चंबल बेसिन को। उबड़ खाबड़, चंबल के बीहड़, डांग या उत्खात भूमि के रूप में चंबल नदी को जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। माही का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों के से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। 56 का मैदान कहाँ पे? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशीय शासकों के स्तर होने के कारण हाड़ौती का पठार कहा जाने लगा। राज्य के लगभग 7% यानी 6.89 पूछा जाता है, लेकिन लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र को अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है। कौन सी मिट्टी यहाँ पर अधिक पाई जाती है? लावा निर्मित मध्यम काली, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख हैं सिरोही में कौन सा? उड़िया का पठार, आबू का पठार, उड़िया का पठार। उदयपुर एवं राजसमंद में भौराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में मेरसा का पठार। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल पठार। उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाढ़िया का पठार प्रमुख है। जलवायु में ऋतु चक्र राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति
समुद्र से दूरीभूत हैं। अरावली पर्वत की स्थिति मतलब अरावली पर्वतमाला की समानांतर स्थिति होना और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जो जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वही अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत या अन्य प्रदेशों की तुलना में क्या है, अधिक शुष्क है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का नक्शा देख सकते हो। ये 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो गहरा होता गया वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन करते हैं। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। कहाँ पर? ग्रीष्म ऋतु में। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म हो जाती हैं, वह जल्दी ठंडी होती हैं, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। तो दैनिक और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो जैसलमेर में होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा स्थान है? माउंट आबू रहते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। जो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु है उसमें चलने वाली जो अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? लूल। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून में अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा जिला माना जाता है? झालावाड़ जिले। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जाते हैं तो वर्षा में लगातार कमी हो जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो अरब सागर की शाखा से बारिश कम क्यों होती है? तो अरावली के समानांतर मानसून डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश की ओर निकल जाता है। शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत में आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। मावट या पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। गेहूं की फसल को लाभ किससे मिलता है? मावट या पश्चिमी विक्षोभ से। अकाल और मरुस्थलीकरण क्या होते हैं? राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल या सूखा पड़ता है। इसका कारण है कि वर्षा का सामयिक अपर्याप्त होना, अनिश्चित होना, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि
बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण क्या है? भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित होती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ शब्दावली दे रखी है, उसका अर्थ समझ लेते हैं। बंजर, बंजर मतलब अनउपजाऊ भूमि। भेड़ उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी बड़खाबर भूमि। सम वर्षा रेखा क्या होती है? मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। मानचित्र पर जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? सम वर्षा रेखा। मानसूनी हवाएं क्या होती हैं? ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। अपर्दन क्या होता है? जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना। ये अभ्यास प्रश्न है, ये आ जाएंगे आपको। चैप्टर खत्म हो गया शायद। अगले वीडियो में बचे हुए चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक खत्म करते हैं। ओके। क्लास को शेयर करें, तो अच्छी लगे तो दोस्तों से बताएं।